हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम का समय था। सोनाली अपनी सास हेमा के साथ बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही थी। तभी हेमा बोलती है, हाय राम बहू, आजकल तो महंगाई खून चूसने में लगी है। 100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी ही नहीं है। माँ जी, पर हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो आराम से सब्जियाँ ले सकते हैं। अरे पैसा है तो क्या ऐसे ही गवा दे। सब्जी वाले से जरा मोल भाव किया करो, वो तो कुत्ते की तरह काटने को भागते हैं। ओह माय गॉड, किसी ने काट तो नहीं लिया माँ जी? बहू कहावत थी वो, बात के मतलब पर जा, शब्दों पर नहीं, समझ गई? माँ जी, मैं चलते चलते थक गई हूँ, रिक्शा ले लो ना। पागल हो गई है क्या बहू? पहले ही इतने पैसों की सब्जियाँ ले ली, अब रिक्शा लिया तो उसके भी 50 रुपए देने होंगे। नहीं नहीं, पैदल ही चल ले। तो माँ जी आप मत जाओ, मुझे बैठा दो, 25 रुपए बचा लेना अपने। हिसाब मत दे, चुपचाप चल, समझ गई? हेमा की बात सुनकर सोनाली बुरा सा मुंह बना लेती है और सब्जियां हाथ में लिए चलना शुरू कर देती है। काफी देर चलने के बाद दोनों घर आ जाती हैं। तभी सोनाली बोलती है, माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगा खाना वाना, आप ही बना लेना। अरे बेशरम, मैं भी तो तेरे साथ ही आई हूँ, मैं कौन सा उड़कर आई हूँ? तो बाहर से मंगवा लो, लेकिन मुझे बनाने को मत कहो। और प्लीज मेरे लिए नींबू पानी बना दो, प्यास लगी है बहुत। अरे ओ, तेरी सास हूँ, नौकर नहीं, जाकर खुद बना ले और मुझे भी दे दे। नौकर? वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। अब तो इस घर में एक नौकर रखूंगी। वैसे भी मुझसे तो ये काम वाम होता नहीं है, मैं तो बस शॉपिंग करूंगी, किटी पार्टी करूंगी, मजा आएगा। पागल है क्या? इतनी महंगाई में घर में नौकर नहीं रखना, घर का खर्चा चल जाए वही बहुत है। नौकर को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई हो या ना हो, नौकर तो इस घर में आएगा। इतना बोलकर सोनाली हंसती हुई कमरे में चली जाती है। रात को जैसे ही सोनाली का पति निक्को घर आता है तो सोनाली उससे घर में नौकर रखने की बात करती है, जिस पर निक्को बोलता है, सोनाली देखो बात को, आजकल वैसे ही हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, घर का बजट बिगड़ रहा है, ऐसे में नौकर रखेंगे तो भी पैसे तो मांगेंगे ना, फ्री में काम तो करके नहीं देगा कोई। महंगाई थोड़ा कम होने दो, घर में नौकर भी रखवा दूंगा। रखवा दूंगा नहीं, रखवा दो, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। और फिर जितने पैसे नौकर को महीने भर में नहीं देने होंगे ना, उतने पैसे एक बार में डॉक्टर को दे देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। सोनाली की बात सुनकर निक्को का दिमाग घूम जाता है और वो घर में नौकर रखने की इजाजत दे देता है। कुछ ही दिनों में सोनाली 4G नाम की एक नौकरानी को काम पर रख लेती है। 4G अपने नाम की तरह ही 4G की स्पीड से काम किया करती। ऐसे ही एक दिन हेमा 4G से कहती है, 4G, तू तो अपने नाम की तरह ही काम को मिनटों में कर देती है। थैंकू थैंकू मालकिन, सच में जो सुख मेरी बहू ने नहीं दिया आज तक, वो सुख तू मुझे दे रही है। मेरी बहू को तो बस पैसे उड़ाने और अपने शौक पूरे करने से मतलब है। तुम मेरे को अपनी बहू बना लो, मतलब छोटी मालकिन को इस घर से रफा दफा कर दो ना। अरे इतना आसान नहीं है, कोई भंगार का सामान नहीं है जिसे उठाकर बेच दूं और बदले में पैसे मिल जाए। इसे तो कोई गधा भी ना खरीदे इतनी महंगाई में। और अगर कोई आपसे भंगार मतलब छोटी मालकिन को ले जाए और इतनी महंगाई में आपको बढ़िया दाम दे जाए तो बताओ कैसा रहेगा? ऐसा हो गया ना तो पक्का जो पैसे मिले हैं उसमें से 20% की कमीशन तेरी। ओके मालकिन, मेरे को 2 दिन का टाइम दो बस आप। इतना कहकर 4G वापस से घर के कामों में लग जाती है और एक शाम 4G हेमा से कहती है, मालकिन, छोटी मालकिन को ले जाने वाले का बंदोबस्त हो गया। बंदा घर से आके छोटी मालकिन को ले जाएगा और सारा पैसा आपके अकाउंट में हाथों हाथ डाल देगा। उस बंदे की पत्नी मर चुकी है, उसके घर में कोई खाना बनाने वाला और घर संभालने के वास्ते चाहिए। छोटी मालकिन उधर पड़ी रहेगी, इधर मई आपका ख्याल रखेगी। बस साहिब को कैसे संभालना है वो आप देख लेना, और मालकिन को उधर कैसे भेजना है वो भी। इतना कहकर 4G वहाँ से चली जाती है और हेमा अपने मन में तरह तरह के प्लान बनाने लगती है। और एक सुबह वो रोती हुई सोनाली के कमरे में जाकर कहती है, बेटा, मेरी बहन यानी तेरी मौसी सास का पैर टूट गया है। अब मुझसे तो इस उम्र में काम नहीं होता ना बेटा, मुझे तेरी मदद चाहिए। जी कहिए माँ जी, क्या हुआ? बेटा तू कुछ दिन के लिए उनके घर चली जा, कल मेरी बहन का बेटा तुझे लेने आ जाएगा। घर में बहुत नौकर है, तुझे बस ऑर्डर करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं चली जाती हूँ। हेमा अपना झूठा रोना रोकर सोनाली को अपनी बातों में फंसा लेती है और अगले दिन रघु नाम का लड़का सौदे के अनुसार सोनाली को लेने आता है।
हेमा अपनी बहू को रघु के साथ भेज देती है। साथ ही ऐसे ही शाम को जब निकू घर आता है और सोनाली के बारे में पूछता है, तभी हेमा बोलती है, अरे बेटा, बहू की मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से वो शहर से बाहर गई है। जब उसकी मौसी ठीक हो जाएगी तब वो लौट आएगी। महंगाई में सोनाली का सौदा करने के बाद हेमा और फोरजी सौदे की रकम को आपस में बांट लेते हैं। वहीं रघु सोनाली को लेकर शहर से काफी दूर बनी अपनी एक बड़ी सी हवेली में जाता है, जहां सोनाली और रघु के अलावा कोई नहीं था। ये देखकर सोनाली कहती है, मौसी जी कहाँ है? कौन सी मौसी? किसकी मौसी? तुम्हारी माँ और कौन? मेरी माँ को मरे 15 साल हो गए हैं। क्या? फिर माँ जी ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी माँ का पैर टूट गया है और मुझे उनकी देखभाल करनी है? अच्छा मजाक है। सुनो, मैं तुम्हें मेरी माँ की नहीं अपनी देखभाल के लिए लाया हूँ। सौदा किया है मैंने तुम्हारा फोरजी और हेमा आंटी के साथ। अपनी घटिया जुबान को लगाम दो, समझ गए? माँ जी भले जैसी भी क्यों ना हो, पर वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही है तो ये देखो, 50 लाख तुम्हारी सास के खाते में डाले हैं, साथ ही उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कहो तो सुना दूं? रघु सोनाली को कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। सौदे का सच जानने के बाद सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं हेमा और फोरजी सौदे के पैसों से जमकर मौज लेते हैं, तो निकू का मन सोनाली के बिना बेचैन होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली खुद से कहती है, क्या मैंने अपनी सास को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि उन्होंने मेरा सौदा कर दिया? अगर इस महंगाई के दौर में मैंने अपनी आदतों पर कंट्रोल किया होता तो आज मैं यहाँ न होती। निकू जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। सौदा करने से तो अच्छा माँ जी मुझे मार देती। ऐसे ही शाम को सोनाली किसी तरह रघु के घर से भाग जाती है और अपने ससुराल आती है। फोरजी और हेमा के सोनाली को देखकर होश उड़ जाते हैं और निकू सोनाली को जल्दी से गले लगाकर बोलता है, सोनाली कहाँ चली गई थी? कितना वक्त लगा दिया घर आने में। इस महंगाई के दौर में वैसे ही कम परेशानियां हैं जो तुम भी चली गई। जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्यों गई तुम? बस कभी कभी दूरियों से ही हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। और तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप कमरे में चलो, मैं आती हूँ। तभी सोनाली कहती है, माँ जी, फोरजी, आप दोनों ने जो ये घटिया साजिश की थी, इसके लिए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पर हाँ, निकू जी की खुशी के लिए और घर की बदनामी होने से बचाने के लिए मैं कभी किसी को सौदे के बारे में नहीं बताऊंगी। इतना कहकर सोनाली वहाँ से चली जाती है। इस सौदे के बाद से सोनाली की आदतों में तो सुधार आ जाता है, पर फोरजी और हेमा को महंगाई में सौदा भारी पड़ जाता है, क्योंकि सोनाली के भाग जाने की वजह से सौदे का सारा पैसा उन दोनों को रघु को वापस लौटाना पड़ता है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है माँ जी को मुझसे। क्या बात है भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी हॉरर मूवी की चुड़ैल आप में घुस गई है, जिस तरह से आप मेरी माँ को कह रही हो। देखो मोना, तुम ऐसे मत कहो मुझे। उन दोनों की तू मैं को सुनकर राहुल का दिमाग सनक रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ आप दोनों, मुझ पर तरस खाओ, मुझे अभी और जीना है। आप दोनों की बकबक सुनकर मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। राम की अरेंज मैरिज भोली के साथ हुई थी। वो उससे बहुत परेशान रहता क्योंकि वो बहुत बोलती थी, इसीलिए वो उसे चैटर बॉक्स बुलाता। एक दिन ऐसे ही राम उसे कमरे में खाना लाने को बोलता है। मेरी चैटर बॉक्स, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? भोली अपने आप में कुछ बोल रही थी और ये देखकर राम दोबारा बोलता है, ओ हेलो मैडम, किससे बात कर रही हो? मुझे थोड़ा खाना चाहिए, लाकर दे दो प्लीज। थोड़ा खाना? अरे ये थोड़ा खाना क्या होता है? खाना है तो अच्छे से पेट भर कर खाओ ना। और ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? और तुम्हें भूख लगी है तो मुझसे क्यों कहते हो? खुद से खाना क्यों नहीं ले लेते? अरे मेरा नाम भोली है और तुम क्या ये चैटर बॉक्स बोलते रहते हो? मैं कोई चैटर बॉक्स नहीं हूँ। चैटर बॉक्स बोलना है ना तो अपनी माँ को बोला करो। तुम्हें क्या मैं व्हाट्सएप या मैसेंजर की ऑनर देखती हूँ? अरे बस बस, बाप रे बाप, क्या खा के पैदा किया है तुम्हें जो बिन बादल कभी भी बरसात कर देती हो? खाना ही तो मांगा था, बिना ब्रेक की गाड़ी में सवार बदमाश। मेरा मुंह मत खुलवाया करो तुम। ऐसे कैसे? तुम ना बोलो तो मुझे लगता है मैं बहरा हो गया हूँ। तुम्हारी आवाज मुझे कोयल की कूकू से भी ज्यादा तीखी
अरे मेरा मतलब मीठी लगती है। बस बस, ज्यादा शान पत्ती नहीं करो मुझसे। मैं खाना लाकर नहीं दूंगी, जाओ जाकर किचन से खुद ले लो खाना। अरे यार तुम भी ना। राम किचन में जा ही रहा था कि तभी उसकी माँ शोभा उसे देखकर पूछती है, तू रसोई घर में क्या कर रहा है? अरे माँ, मैं खाना लेने आया था। क्यों, तेरी बीवी आराम कर रही है क्या? नहीं माँ जी। अभी बताती हूँ इसे। हे भगवान, आज तो लंका लग गई। अब आप ही सहारा हो, इस महाभारत के अंत तक बचा लेना भगवान मुझे। शोभा थोड़ा गुस्से में राम के कमरे में जाती है, जहाँ भोली अपने फोन पर चैटिंग कर रही होती है और जो वो चैट पर लिख रही थी वही मुंह से बोल भी रही थी। ये देखकर शोभा बोलती है, ओहो, देखो तो मैडम गाना गा रही है। पैर दबा दो बहू। नहीं नहीं, कमर दबा देती हूँ। सारे घर का काम करके थक गई होगी ना मेरी लाडो। अरे माँ जी, क्या हुआ? देख तो जरा इसे, एक नंबर की अखाड़े की चैंपियन है। बस लड़ने को कह दो इसको। इसकी अकड़ तो 7वें आसमान को छू रही है। ये रोज रोज के कलेश से मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आप लोग रहना यहाँ शांति से। हाँ हाँ जा, और भूल कर भी वापस आने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी क्या वैल्यू है इस घर में। भोली अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोलती रहती है और अपना बैग पैक करती है और उसे देखकर शोभा वहाँ से चली जाती है। राम उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनती और घर से चली जाती है। राम अपने आप से बोलता है, अरे यार, ये गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राम भोली को मिस करता है। वो उसे कॉल मिलाता है और इधर भोली भी राम के कॉल का इंतजार कर रही होती है और वो कॉल को पिक करके बोलती है, हेलो। और मेरी चैटर बॉक्स, कैसी हो मुझसे दूर रहकर? तुमसे दूर रहकर थोड़ी बोर हो रही हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ से दूर होकर बड़ी शांति मिल रही है। यहाँ कोई टर्र टर्र नहीं करता। यहाँ तो बस कोयल की सुरीली सी कूकू आती है और यहाँ कोई मेरा दिमाग खराब नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी की सुहानी सुहानी यादें गिन रही हूँ यहाँ पर। ओ भाई साहब, मेरी माँ की इतनी तारीफ मुझे हजम नहीं हो रही है। इतना ज्यादा बकवास करने का टैलेंट तुम में आया कहाँ से मेरी भोली? तुम फिर से शुरू हो गए। पहले मुझे ये बताओ कि इतने दिनों से तुम कहाँ पर थे? एक कॉल, एक मैसेज कुछ नहीं किया तुमने, और आज बड़ा भर भर के मक्खन लगा रहे हो मुझे। तुम घर आ जाओ यार, तुम्हारी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। तो ठीक है, कल आ जाओ मुझे लेने। ठीक है मेरी माँ, कल ही आता हूँ। ओ मिस्टर, मुझे अपनी माँ का दर्जा मत दो। उनके जैसे जिस दिन बन गई ना, तो इस दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अच्छा मैडम, मैं फोन रखता हूँ, कल आता हूँ सुबह सुबह ही। राम फोन रखकर सो जाता है और अगली सुबह ही भोली को लेने उसके मायके जाता है, जहाँ भोली उसका इंतजार कर रही होती है। राम सामने से आता है और उसे देखता है। वो अपने आप से बातें करते हुए हंस रही थी और उसे देखकर राम उससे बोलता है, क्यों हंस रही हो? मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? अरे तुम कब आए? तो तुमने मुझे देखा भी नहीं, मुझे लगा मुझे देखकर हंस रही हो तुम। अरे तुम कोई जोकर हो? तुम्हारे 5 कान है या फिर तुम्हारी गोल सी नाक है जो तुम्हें देखकर मैं जोर जोर से हंसूं? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग है ना घुटनों में चला गया है, इसलिए तुम ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वाह जी वाह, मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, तुम ही मुझे कंफ्यूज कर रही हो। वैसे यहाँ मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम किससे बातें करके हंस रही थी? अपने आप से। बड़ी पागल औरत है। अब चलो भी। राम उसे घर ले आता है और शोभा अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ सोफे पर बैठी होती है। उन्हें देखकर भोली मन ही मन में बड़बड़ाना शुरू कर देती है। शोभा उसे देखते ही नाक से कोड़ते हुए बोलती है, देखो तो कौन आया। शोभा की सहेलियां एक एक करके उसे ताने मारते हुए बोलती है, तेरी बहू तो तुझे आते ही मन में गालियाँ दे रही है, देख तो। ये नींद में भी ऐसे बोलती है क्या? हाँ हाँ, नींद में बोलती ही नहीं, किक भी मारती है। शोभा और उसकी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है और ये सब देखकर भोली को गुस्सा आता है और वो अपने आप से बातें करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राहुल भोली को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है और वो उसे उदास देखकर उससे पूछता है, अरे भाभी, क्या हुआ आपको? अरे देखो ना, माँ जी मेरे बारे में क्या अनाप शनाप बक रही है। बोलती है कि मैं नींद में बड़बड़ाती हूँ और ये बात ये पूरे मोहल्ले में मिठाइयों की तरह बांट रही है। अरे ये क्या बोल रही हो भाभी? या तो आपके कान खराब हो चुके हैं या तो माँ का दिमाग खराब हो चुका है। मेरे कान सही सलामत है देवर जी। ये बातें सुनकर
मोना भोली के कमरे में जाती है और बोलती है। क्या बोला आपने भाभी? आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही? राहुल को उन दोनों की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलता है। क्या टॉर्चर करती हो तुम औरतें, एकदम 3rd डिग्री। मेरा तो दिल ही दहक जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही राम वहाँ आता है और गुस्से में बोलता है। तुमने मेरी बीवी को समझ क्या रखा है? जब देखो तब उसे उल्टा सीधा बकते रहते हो। अरे वो कुछ नहीं कहती किसी को, तो इसका क्या मतलब? उसकी बातें सुनकर शोभा और उसकी फ्रेंड भी वहाँ आती है। शोभा राम को बोलती है। बड़ा बीवी की तरफदारी कर रहा है। तो झूठ क्या बोला मैंने? भोली ने घर में कदम रखा भी नहीं था। आप और आपकी सहेलियां ताने मारने से पीछे नहीं हटी। उसने तो आप लोगों को कभी जवाब भी नहीं दिया पलटकर। तेरी बीवी तो जैसे दूध की धुली है, मुंह में ही अनाप शनाप बड़बड़ाती रहती है सबके बारे में। माँ वो आपकी इज्जत का ख्याल करती है, तभी वहाँ आपसे जुबान नहीं लड़ाई। लोगों के बीच आपकी इज्जत को बनाए रखने के लिए उसने आपको कुछ नहीं कहा। मन में तो हमेशा बुरा ही सोचती है हम लोगों के बारे में। माँ वो बोलती ज्यादा है, लेकिन किसी को गलत नहीं बोलती, जैसे कि आप उसको बोलते हो। राम की बात सुनकर सभी राम की बातों को समझते हैं और भोली से माफी मांगते हैं। भोली उन लोगों को माफ कर देती है और खुशी खुशी उनके साथ रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।